हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजे एजुकेशन में। आज हम उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी एवं उत्तराखंड एलटी ग्रेड विज्ञान हेतु महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इससे पहले यदि आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो देखिएगा। और आज का टॉपिक थोड़ा ट्रिकी भी हो सकता है क्योंकि इसमें थोड़ा केमिस्ट्री भी इंक्लूडेड है, तो आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आपका ध्यान थोड़ा भी इधर उधर होता है तो आप फिर ऐसे कैसे हुआ करके वाले कन्फ्यूजन में पहुंच जाते हैं। तो कोशिश करते हैं इसको हल्के से निपटाने की। तो कार्बोहाइड्रेट है, चलिए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का परिचय। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे प्रचुर मात्रा में कार्बनिक यौगिक हैं। इन्हें आम भाषा में शर्करा यानी शुगर या सैकेराइड भी कहा जाता है। ठीक है, क्या होता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट और इसको हम शुगर या सैकेराइड भी कहते हैं। अब बात आती है इसकी रासायनिक संरचना की। ठीक है, तो किससे मिलके बने होते हैं? ये मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है ना, वो होता है CnH2O का होल n। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं CnH2O, इसको पूरा ब्रैकेट उसके बाद n। ठीक है, अर्थात कार्बन के हाइड्रेट्स। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे डीऑक्सीराइबोस जो है जिसका फॉर्मूला होता है C5H10 और O4, इसको भी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, C5H10O4, ये इस सूत्र का पालन नहीं करता है, लेकिन फिर भी ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने एक इमेज लगाई है, इसके हिसाब से देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट हो गया। रासायनिक संरचना क्या है आपकी? मैंने कहा था कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। CHO, अगर आप केमिस्ट्री से है तो आपको पता भी होगा CHO क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलके बने होते हैं। कॉमन फॉर्मूला क्या कहा था, CnH2O का होल n। अब बात आती है अगर कार्बन 3 है, ठीक है, तो 3 होंगे तो क्या होगा, देखिए n के वहाँ पे 3 रखिए तो C कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। H2O का होल 3 हो जाएगा। अगर C 3 है तो H कितना हो जाएगा, जो वो H2 है वो बाहर के 3 से इंटू हो जाता है, तो वो C3H6, और O भी बाहर के 3 से इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, O3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बना, C3H6O3। तो इसको हम ट्रायोस कहते हैं। ट्रायोस क्यों, क्योंकि 3 कार्बन थे। ठीक है, ट्रायोस। और ये किसका एग्जाम्पल है, ग्लीसरेल्डिहाइड का। ठीक है, तो C3H6O3 क्या होता है, ग्लीसरेल्डिहाइड। अब इसको देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, ये आपका एक कार्बन है सबसे टॉप वाला, एक कार्बन आपका नीचे पे है, और एक कार्बन, ये जो 2 लाइन बीच में इंटरसेक्ट कर रही ना, काट रही ना एक दूसरे को, तो वो जो पॉइंट है वहाँ पे भी एक कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे जो आपका एक पॉइंट है ना, ये भी क्या है, एक कार्बन है। तो कार्बन कितने हैं पता चला आपको, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, देखिए एक हाइड्रोजन ये हो गया, 2 3 4, और 2 हाइड्रोजन ये 6 हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2, और एक ऑक्सीजन ये देखिए हाइड्रोजन के बीच में छुपा है। ठीक है, ये तो ये आपके कितने ऑक्सीजन हो गए, 3। तो इसको हम कहते हैं डी ग्लीसरेल्डिहाइड। अब डी क्यों कहा, इसका रीजन क्या है, तो आपको बस इतना देखना है, अगर ये OH आपका राइट हैंड साइड पे है, ठीक है, राइट हैंड साइड पे, तो हम इसको डी ग्लीसरेल्डिहाइड कहेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे है तो हम क्या कहेंगे, एल ग्लीसरेल्डिहाइड। बाकी चीज़ें आपकी सेम है। ठीक है, समझे यहाँ पे तक कोई कन्फ्यूजन? आशा करते हैं यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। डी और एल का आप समझ गए होंगे, OH को देखना है आपने, अगर राइट हैंड साइड पे तो डी, लेफ्ट हैंड साइड पे है तो एल। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर कार्बन 5 हुए तो C5H2O का होल 5। तो कार्बन कितने हो गए, 5। हाइड्रोजन कितने होंगे फिर, 5 × 2 10। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 5 × बस, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन एक ही है। तो क्या बना फॉर्मूला, C5H10O5। तो इसको हम कहते हैं पेंटोस, क्योंकि 5 कार्बन थे ना। और इसका एग्जाम्पल होता है राइबोस। क्या होता है, राइबोस। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन आपको दिख रहा होगा, 2 3 4, और ये आपका 5वां कार्बन। ठीक है, हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, देखो 10 हाइड्रोजन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, इसको डी राइबोस क्यों कहा हमने, क्योंकि इसका OH देखिए आप कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। कहाँ है, राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो इसको हम डी राइबोस कहते हैं।
और अगर ये सारी चीज़ें पलट जाएंगी, देखिए ये जो नीचे का CH2 और ऊपर का CH रहने देना है आपको, बाकी ये सारी चीज़ें अगर पलट जाएगी, OH के बदले आपका क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। देखिए यहाँ क्या है OH, यहाँ क्या है आपका H, यहाँ है OH, यहाँ क्या है आपका OH, ठीक है, और यहाँ क्या है आपका H, यहाँ क्या है आपका देखिए OH। तो इसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस, ठीक है। आपका सिर्फ फर्स्ट वाला चेंज हो रहा है, देखिए बाकी चेंज नहीं हो रहे। कौन सा चेंज हो रहा है, देखिए सिर्फ आपको इस पे फोकस करना है। यहाँ पे क्या है आपका H, यहाँ पे क्या है OH। अगर यहाँ पे दोनों साइड पे आपके H हो जाए तो इसे हमको क्या कहते हैं, डीऑक्सीराइबोस कहते हैं। बाकी चीज़ें आपकी क्या है, सेम रहेंगी, ठीक है। तो आपको डी राइबोस और डीऑक्सीराइबोस के अंतर भी समझ में आ गए। ये पेपर में नहीं पूछता है, पेपर में जो मैं पूछेगा, जो आ सकता है वो मैं आपको अभी बताऊँगा, ठीक है। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूँ, वरना इतना डिटेलिंग आपको 12th में ही देखने को मिलती है, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। अब है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्लूकोज पूछा जा रहा है। कार्बन कितने होंगे ग्लूकोज में, 6। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H2O का होल 6। तो इसको क्या कहते हैं, C6H12O6, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कार्बन 6 दिख रहे होंगे। देखिए सबसे ऊपर पे ये जो नंबरिंग की है ना, ये कार्बन की नहीं की गई है, अभी मैं बताऊंगा ये नंबरिंग क्यों की गई है। सबसे ऊपर पे आप एक कार्बन देखिए, फिर 2, 3, 4, 5 और 6, जहाँ पे भी आपकी दोनों लाइन काट रही है वहाँ पे एक कार्बन होगा। तो कार्बन कितने हो गए, 6, ठीक है, 6 कार्बन। उसके बाद आपको सबसे इधर वाला OH देखना है। अगर ये OH राइट हैंड साइड पे है तो इसको हम डी ग्लूकोज कहेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसको हम क्या कहेंगे, L ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और डी ग्लूकोज के बीच में जब हम मिरर रखते हैं तो इसकी जो इमेज है वो पलट जाएगी ना मिरर में, ठीक है। ये जो ऊपर वाला C डबल बॉन्ड O और H है ये भी पलट जाएगा। बेशक मैंने इसमें बनाया नहीं है, आप इसको भी पलटा सकते हो, O को इधर, H को इधर लिख सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको बस इतना याद रखना है, नीचे OH, और अगर राइट हैंड साइड पे तो डी ग्लूकोज कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे तो L ग्लूकोज कहेंगे। और इसके मिरर इमेज को इनेंशियोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेंशियोमर। तो ये इनेंशियोमर आपको याद होना चाहिए, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसी भी मिरर इमेज को। किसकी मिरर इमेज, ग्लूकोज हो जाए, फ्रक्टोज हो जाए, माल्टोज हो जाए, कोई भी, ठीक है, मिरर इमेज होनी चाहिए आपको, तो उसको हम क्या कहेंगे, इनेंशियोमर। अब बात आती है कायरल कार्बन क्या होते हैं। कायरल कार्बन क्या होते हैं, ऐसा कार्बन जो 4 अलग अलग एटम से या ग्रुप से जुड़ा होता है उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं। अब ग्लूकोज में देखिए, यहाँ ग्लूकोज में आइए, ठीक है, इसका जो पहला कार्बन है ना वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड, उसके 4 बॉन्ड है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो आपका कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं होगा। अब यहाँ पे जो आपका 2 लाइन कट रही है इस पे बीच पे एक कार्बन होगा, ठीक है। ये कार्बन 4 अलग अलग चीज़ों से मिला है। देखिए एक OH से जुड़ा है, एक H से जुड़ा है, एक किससे जुड़ा है, C से, और एक ये पूरे पार्ट से। तो इसको हम कहते हैं कायरल कार्बन। तो ऐसा कितना है, इसमें 4 कायरल कार्बन है। देखिए एक ये कायरल कार्बन है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। अंत वाला क्यों नहीं है, CH2OH क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो C है ये 2 H से जुड़ा है, ठीक है। और मैंने कहा था कि सारे अलग अलग होने चाहिए, तो लेकिन यहाँ क्या है, 2 H है, इसलिए इसको भी हम कायरल कार्बन नहीं कहेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, 4 कायरल कार्बन होते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, ये आपका DL कॉन्फ़िगरेशन है जिसको फिशर ने दिया था, ठीक है, DL नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो जब हम ऐसे स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 4 कायरल कार्बन होते हैं, लेकिन जब हम राउंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब ये गोला स्ट्रक्चर में बन जाता है, ठीक है, अभी आपको स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कैसे बनता है वो, तो उसमें कायरल कार्बन 5 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 5, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कायरल कार्बन आप समझ गए होंगे, ऐसे कार्बन जो 4 अलग अलग एटम या ग्रुप से जुड़े हों तो उसको हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन। जैसे आप ये दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाला देखिए, ये कार्बन ये इतने पार्ट से जुड़ा है, दूसरा नीचे ये इतने पार्ट से जुड़ा है, तीसरा एक OH से जुड़ा है, एक H से जुड़ा है। तो इसका मतलब सारे अलग अलग पार्ट हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, कायरल कार्बन कहेंगे। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, 4,
ठीक है, थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे, क्लियर रखेंगे तो नहीं होंगे कंफ्यूज। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड, फिर पॉलीसैक्राइड। डाइसैक्राइड को ओलिगोसैक्राइड भी कहते हैं। ठीक है, अब मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड और पॉलीसैक्राइड से तो आपको इतना पता चल ही गया होगा कि मोनोसैक्राइड क्या होंगे, जिसमें वो सिंपल खुद ही होंगे। ठीक है, वो किसी से मिलके नहीं बने होंगे, जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, गैलेक्टोस हो गया। ठीक है, लेकिन जो डाइसैक्राइड होते हैं ये मिलके बने होते हैं, किससे? मोनोसैक्राइड से। ठीक है, और पॉलीसैक्राइड क्या होंगे फिर? ये मोनोसैक्राइड, डाइसैक्राइड दोनों से मिलके बने हो सकते हैं, और बहुत लंबी चेन होगी इसकी। ठीक है, यानी बहुत सारे आपके मोनोसैक्राइड या डाइसैक्राइड मिलके कोई पॉलीसैक्राइड बना रहा होगा। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम, जो आपसे पूछा जा सकता है उसी को देखेंगे। फ्रक्टोस स्ट्रक्चर। अब हम आते हैं फ्रक्टोस के स्ट्रक्चर में। इससे पहले हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा था ना ऊपर पे, अब हम देखेंगे फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में लास्ट पे ऊपर पे आपको C डबल बॉन्ड OH दिखा होगा, इसको हम CHO भी कहते हैं। लेकिन फ्रक्टोस में यही चेंज हो जाता है, फ्रक्टोस में आ जाता है आपका इतना बड़ा C डबल बॉन्ड O, जिसको हम कीटोन ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, बाकी तो आपके देखिए कार्बन क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, C6H12O6 ही होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और डी फ्रक्टोस और एल फ्रक्टोस कैसे पता करेंगे? ये आपका राइट हैंड साइड पे है तो डी फ्रक्टोस हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड पे है तो क्या हुआ? एल फ्रक्टोस हुआ। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। और ये भी पलट जाएगा, कहने का मतलब जैसे आप अगर इसको खोलते हैं, ये बीच में आपका मिरर है ना, तो मिरर में आपको पता है लेफ़्ट की चीज़ राइट में दिखती है, राइट की लेफ़्ट में, तो वही चीज़ है। यहाँ की सारी चीज़ें आपकी इधर पलट गई होंगी। ठीक है, आप ध्यान में रखना ये चीज़, फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर। उसके बाद आते हैं गैलेक्टोस के स्ट्रक्चर में। गैलेक्टोस के स्ट्रक्चर में बस एक चेंज होता है। क्या चेंज होता है? इसके लिए आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक बार ध्यान में रखना होगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के पास मैं आपको ले जाता हूँ, और आपको बस ये पॉइंट देखना है। ठीक है, इस पॉइंट में जो आपका H है कहाँ है? लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। अब आइए नीचे को आइए, गैलेक्टोस में देखिए, गैलेक्टोस में HOH OHH, देखिए गैलेक्टोस में आपका जो होता है, यहाँ पे जो आपका HOH है वो किस में हो जाता है? OHH में चेंज हो जाता है, यानी इंटरसेक्टेड चेंज हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? डी गैलेक्टोस। अगर राइट हैंड साइड पे OH है तो क्या कहेंगे? डी गैलेक्टोस, और लेफ्ट हैंड साइड पे OH है तो क्या कहेंगे? एल गैलेक्टोस। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न बताइए? ठीक है, कुछ भी कंफ्यूज हो रहा होगा तो आप कहाँ बताएंगे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए गैलेक्टोस और ग्लूकोज में आपको यहाँ पे अंतर दिख रहा होगा। तीसरे वाले पे देखिए, यहाँ पे क्या है? HOH है। क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे आपका H दिख रहा है, राइट हैंड साइड पे आपका OH दिख रहा है ना। अब इधर आइए, इसी चीज़ को आप पलट दीजिए, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे OH कर दीजिए, राइट हैंड साइड पे H कर दीजिए, तो आपको गैलेक्टोस मिली है। क्या मिल गया? गैलेक्टोस। और आपका OH अगर राइट हैंड साइड पे है सबसे लास्ट वाले में, तो उसको हम डी गैलेक्टोस कहेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे तो एल गैलेक्टोस कहेंगे। ठीक है, और इनैंशोमियर आपको पता चल गया है। अब आते हैं इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर पर। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी। डी गैलेक्टोस हो चुका है, ये अब हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी? ग्लूकोज की। आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पे आपका OH होता है ना लास्ट में। ये OH आपका यहाँ इस O से मिल जाता है, H मिलता है सिर्फ। कौन मिलता है? H। और ऑक्सीजन आपका कार्बन से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? कार्बन से। तो इस वाले को अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं, और इस वाले को क्या कहते हैं हम? बीटा डी ग्लूकोज, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन है आपका वो किससे मिला है? इधर H से मिला है। देखिए
मिला है ना। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, समझ में आ गया। अब इसी चीज़ को जब हम बेंट करते हैं तो एक हावर्थ आए थे साइंटिस्ट, उन्होंने हावर्थ स्ट्रक्चर दिया था। उन्होंने कहा था कि ग्लूकोज आपका पायरेन के जैसा होता है। किसके जैसा? पायरेन के जैसा। बस आपको ये डबल बॉन्ड हटाने हैं और पायरेन के स्ट्रक्चर को तिरछा कर देना है। कैसा कर देना है? तिरछा कर देना है। और यहाँ पे आपको इसके सारे जो भी इसका स्ट्रक्चर था उसको मेंशन कर देना है। देखिए जैसे यहाँ पे HOH, ये आपके जो खड़े स्ट्रक्चर है ना उसी को तिरछा कर दिया है बस। ठीक है, यहाँ पे आपका O होगा। ठीक है, O, यहाँ पे आपका होगा CH2OH। देखिए यहाँ पे मैं बार बार नहीं लिखता, आपको कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं CH2OH HOH। अब अल्फा डी ग्लाइकोपाइरेनोज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अल्फा डी ग्लाइकोपाइरेनोज। अब जो बीटा डी होगा उसमें क्या चेंज होगा? देखिए यहाँ पे HOH है ना, बस इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा? बीटा डी ग्लाइकोपाइरेनोज बन जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत कन्फ्यूजन हो रहा होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको। तो आप कमेंट बॉक्स में कहीं भी अगर आपको दिक्कत आती है कि कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, आपको सेपरेट से उसके बारे में समझना है, तो आप बता सकते हैं, मैं उसको सेपरेट अलग से सिर्फ उसको डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है कि पायरेन जैसा स्ट्रक्चर होता है, कहा हावर्थ ने। तो पायरेन ऐसा होता है, ये यहाँ पे दिखा रखा है। इस पायरेन को आप डबल बॉन्ड हटा दीजिए और एक एक जहाँ पे उसका पॉइंट है वहाँ पे क्या रख दीजिए, जो आपके ऊपर ये स्ट्रक्चर थे ना ग्लूकोज का आपका यहाँ पे है ग्लूकोज ये। ठीक है, तो ये ग्लूकोज जैसे ये OH है, OH है, इसी को बस रखते जाना है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर पे। ग्लूकोज के पास 5 कायरल कार्बन होते हैं। कौन कौन से? एक ये हो गया आपका, एक ये और एक ये। अब कायरल कार्बन क्या होता है? मैंने आपको बताया है कि सारे एटम अलग अलग से जुड़ा हो और क्या हो, अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हो, और सब तो सिंगल बॉन्ड है ही। तो ये क्या है? आपके 5 कायरल कार्बन हैं। अब आपसे परीक्षा में ये बन सकता है कि जो आपका DL कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें कायरल कार्बन कितने होते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या बन सकता है? दूसरा ये बन सकता है कि अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो उसमें कायरल कार्बन कितने होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने इसका हावर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज का पढ़ा है ना, वैसे ही फ्यूरेन का भी होता है। किसका होता है? फ्यूरेन यानी फ्रक्टोज का। तो फ्यूरेन ऐसा होता है और आपको फ्रक्टोज फिर इसी में रखना पड़ेगा। तो हम इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाएगा। ठीक है, फ्यूरेन आपका ऐसा होता है और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले बताया है। उसमें आपको पहले ऐसी ग्लूकोज की तरह इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे हमने ये ग्लूकोज का निकाला ना अल्फ़ा और बीटा, ऐसे ही हमको किसका निकालना पड़ेगा? फ्रक्टोज का। उसके बाद उसको इस फ्यूरेन में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा? फ्यूरेन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, वो भी साइक्लिक वाला। अब आते हैं, अगला नोट है एनोमरिक कार्बन क्या होता है। एनोमरिक कार्बन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है ये पेपर में, नीट जैसे पेपर में कई बार पूछा गया है। ठीक है, जब ग्लूकोज जैसा कोई कार्बोहाइड्रेट अपनी ओपन चेन से घूमकर रिंग बनाता है तो उसका पहला कार्बन C1 एक नए कायरल कार्बन जैसा बन जाता है। इस नए बने कायरल कार्बन को हम एनोमरिक कायरल कार्बन कहते हैं। इसका मतलब देखिए सीधी सी बात क्या है, मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ। जब हमने फर्स्ट में बोला था कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं होता है, बोला था मैंने सबसे फर्स्ट, लेकिन जब ये ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता ना, ये O मिल जाता है। ये O मिलने के बाद ये भी आपका क्या बन जाता है? कायरल कार्बन बन जाता है। ठीक है, इसी को हम एनोमर्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? एनोमर्स। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का जो आपका C1 कार्बन है उसी को हम क्या कहते हैं? एनोमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोमरिक कार्बन भी कहते हैं। इसका मैंने प्रीवियस क्वेश्चन जब हम कर रहे थे तो वहाँ एक सवाल आया था, तब मैंने बताया भी था कि जब हम फर्दर कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो एनोमरिक कार्बन क्या होते हैं करके वहाँ देखेंगे करके। ठीक है, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण हमने देख लिया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। पेपर में नॉर्मल भी पूछ सकता है कि जो आपका सुक्रोज है वो किस में आता है करके। ठीक है, डाइसैकराइड में आता है, पॉलीसैकराइड में आता है, या फिर
ऐसे करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर ये सारी चीज़ें हमने देख ली है, ट्रायोस, पेंटोस, हेक्सोस, ओलिगोसैक्राइड। ओलिगोसैक्राइड को एक बार देख लेते हैं। ये 2 से 10 मोनोसैक्राइड इकाइयों से जुड़ने से बनते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण डाइसैक्राइड है जो 2 इकाइयों से बनते हैं। देखिए सुक्रोज, पेपर में पूछ लिया कि सुक्रोज किससे मिलके बनता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके। अब देखिए आपको दिमाग में आपका याद हो चुका है आपको कि ग्लूकोज क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, स्ट्रक्चर आपने देख लिया है दोनों का कैसा होता है, आपने गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर देख लिया है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट माल्टोज कैसे बनता है, 2 ग्लूकोज आपस में मिलके। ठीक है, 2 ग्लूकोज आपस में मिलके क्या बनाते हैं, माल्टोज बनाते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पॉलीसैक्राइड में। ये 10 से अधिक सैकड़ों या हजारों मोनोसैक्राइड इकाइयों की लंबी श्रृंखला से बने बहुलक होते हैं। ये स्वाद में मीठे नहीं होते, यानी नॉन शुगर होते हैं। ठीक है, भंडारण पॉलीसैक्राइड जैसे स्टार्च, पौधों में ऊर्जा भंडारण का मुख्य रूप। ग्लाइकोजन, इसे जंतु स्टार्च, एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये जंतुओं के यकृत, लीवर और मांसपेशियों में जमा होता है। संरचनात्मक पॉलीसैक्राइड जैसे स्ट्रक्चर पॉलीसैक्राइड क्या होते हैं, सेल्यूलोज, पौधों की कोशिका भित्ति बनाता है। यह पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वाला कार्बनिक पदार्थ है। इंसान इसे नहीं पचा सकते हैं। और यहाँ से आपका एक और प्रश्न बनता है, यदि आपने प्रीवियस क्लास देखी है तो आप बताइए समल भोजिता कौन करता था। समल भोजिता का मतलब कौन अपना मल खा लेता था। क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज का पाचन वो एक बार में पूरा नहीं कर पाता था, इसलिए दोबारे क्या करता था, अपना मल खा के सेल्यूलोज का पूर्ण पाचन करता था। तो इसका आंसर कौन था बताइए, तो कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, काइटिन कीड़े मकोड़ों के बाह्य कंकाल और कवक की कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। कार्बोहाइड्रेट की संरचना ये भी हमने देख लिया कि क्या क्या होते हैं। एक OH ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है, और अगर हम फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं तो कीटोन ग्रुप भी होता है। ठीक है, और यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी बनते हैं। देखिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में देखिए जब 2 मोनोसैक्राइड अणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच बनने वाले सहसंयोजक बंध को ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपको याद रखना है 2 मोनोसैक्राइड अणु, दोनों मोनोसैक्राइड यानी ग्लूकोज ग्लूकोज जब आपस में मिल रहे होंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज जब आपस में मिल रहे होंगे। ठीक है, 2 मोनोसैक्राइड ग्रुप जब आपस में मिल रहे हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। कायरल कार्बन मैंने आपको बता दिया 4 कायरल सेंटर होते हैं, और साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बता दिया मैंने ग्लूकोपाइरेनोज की। ठीक है, अभी हमने की थी उसमें 5 कायरल सेंटर होते थे। फिर आते हैं कार्बोहाइड्रेट के कार्य, क्या क्या कार्य होते हैं। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत, शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य और सबसे तेज स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से लगभग 4 केशियल ऊर्जा प्राप्त होती है। मस्तिष्क मुख्य रूप से ग्लूकोज पर निर्भर करता है। ऊर्जा का भंडारण, पौधों में स्टार्च और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा को भविष्य के लिए सुरक्षित रखता है। ठीक है, संरचनात्मक ढांचा, पौधों में सेल्यूलोज और ऑर्थोपोड्स में काइटिन के रूप में यह जीवों को मजबूती और आकार प्रदान करता है। आनुवंशिक सामग्री का हिस्सा, राइबोसोम और डीऑक्सीराइबोस शर्करा क्रमशः आरएनए और डीएनए की रीढ़ का निर्माण करते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आरएनए और डीएनए की रीढ़ का निर्माण करते हैं। कोशिका संचार, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड के साथ जुड़कर कोशिका झिल्ली पर रिसेप्टर का काम करते हैं जो कोशिका की पहचान करने में मदद करते हैं। प्रोटीन को बचाना, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लेने से शरीर ऊर्जा के लिए प्रोटीन को नहीं तोड़ता, जिससे प्रोटीन शरीर के निर्माण कार्यों में लग पाता है। तो ये इसके कार्य थे, ज़्यादा पूछा नहीं जाता, कुछ कुछ पॉइंट बन जाते हैं, जैसे आरएनए और डीएनए की रीढ़ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद होना चाहिए। कौन करते थे, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। अब आते हैं इससे जुड़े जो साइंटिस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और उस पर नोट कीजिए। हरमन एमिल फिशर, इन्हें कार्बोहाइड्रेट रसायन विज्ञान का पितामह कहा जाता है। कौन, हरमन एमिल फिशर। उन्होंने प्यूरिन और शर्करा, विशेष रूप से ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री और संरचना की खोज की। ठीक है, इसके लिए उन्हें 1902 में क्या दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर आते हैं वॉल्टन नॉर्मन हावर्थ। देखिए हावर्थ स्ट्रक्चर पढ़ा था ना अभी हमने। उन्होंने कार्बोहाइड्रेट की त्रिकोणीय वलय संरचना का स्पष्ट किया।
हावर्थ प्रोजेक्शन का नाम इन्हीं पर है। इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1937। वैसे नोबेल पुरस्कार पूछता नहीं है, ठीक है। आगे आइए, क्लाउड बर्नार्ड, इस फ्रांसीसी फिजियोलॉजिस्ट ने यकृत में ग्लाइकोलोजन की खोज की थी। किसकी? ग्लाइकोजन की, ठीक है। और समझाया कि शरीर अतिरिक्त शर्करा को कैसे स्टोर करता है। लुइस फ्रेडरिक लेयर, इन्होंने चीनी न्यूक्लियोटाइड की खोज की और बताया कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट का चयापचय, मेटाबॉलिज्म और ग्लाइकोजन का निर्माण कैसे होता है। ऑर्थर हार्डन और विलियम जॉन यंग, इन्होंने ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया में फॉस्फेट की भूमिका की खोज की। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ, देखिए रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है मैंने, देखना। ये वो शुगर होता है जिनका हाथ खाली होता है। देखिए अब इनका हाथ खाली होने का मतलब, क्योंकि इनका एक हाथ खाली है इसलिए ये हमेशा दूसरे रसायनों के साथ मिलाने या रिएक्शन करने के लिए तैयार होते हैं। रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इनका एक हाथ क्या है? खाली है, इसलिए ये किसी के भी साथ इसको मिलाएंगे ना अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा? उसके साथ रिएक्शन कर लेगा। जब आप इन्हें लैब में किसी खास नीले रंग के केमिकल, अब नीले रंग के केमिकल यानी बेनेडिक्ट या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ मिलाते हैं तो ये उसे तुरंत रिएक्शन करके उसका रंग बदलकर लाल या नारंगी कर देते हैं, यानी उसे रिड्यूस कर देते हैं। तो आपको बस पेपर में क्या पूछेगा पता है? बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को कौन उसका रंग बदल देते, कौन उसको रिड्यूस कर देते? तो कौन कर देंगे? रिड्यूसिंग शुगर। उसका एग्जाम्पल कौन होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज, ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा पेपर में कि बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करने वाले निम्न में से कौन है करके, तो आपको 2-3 ऑप्शन यहाँ से दे देगा और कोई आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर से दे देगा। तो कौन होगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज। तो याद रखने का तरीका क्या है? ग्लूकोज हमेशा एक्टिव रहता है, उसका हाथ हमेशा दोस्ती के लिए खाली रहता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज और माल्टोज क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन होंगे? जिनके हाथ बंधे हुए होंगे और वो आगे की ओर रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये शुगर अकेले नहीं बनती बल्कि 2 अलग अलग शुगर के जुड़ने से बनती है। जब ये आपस में जुड़ती है तो ये दोनों अपनी उसी रिएक्शन वाले हाथ से एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अब क्योंकि दोनों के हाथ आपस में जुड़े हुए हैं, बॉन्ड बन गया है, तो उनके पास किसी तीसरे केमिकल से हाथ मिलाने के लिए कोई भी फ्री हाथ नहीं बचा, इसलिए ये दूसरे केमिकल के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है, और रिएक्शन नहीं कर पाएगी तो उनका रंग भी नहीं बदल पाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए सुक्रोस, तो आपको याद रखना है कि जो सुक्रोस है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, यानी आप उसको फेलिंग और बेनेडिक्ट टेस्ट में डालेंगे तो उसका जो रंग है वो परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। सुक्रोज यानी हमारे घर में जो चीनी होती है उसको हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। अब सुक्रोज देखिए भी याद करने का तरीका क्या है? सुक्रोज जो है आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को आपस में पकड़ने से सुक्रोज बन जाता है, इसलिए ये किसी और से रिएक्शन नहीं कर पाता, ठीक है। तो आपको यहाँ से ये भी पता चल गया सुक्रोज कैसे बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों के मिल जाने से, ठीक है। संक्षेप में आपको ये याद रखना है, जिसके पास फ्री ग्रुप खाली हाथ है और जो रिएक्शन कर सकता है जैसे ग्लूकोज। नॉन रिड्यूसिंग, जिसके पास फ्री ग्रुप बॉन्ड बनाने में छिप गया है, यानी हाथ बंधे हुए हैं, जो रिएक्शन नहीं कर पाता, जैसे घर की चीनी जिसको हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। समावयवता यानी आइसोमरिज्म, कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली आइसोमरिज्म दिखाते हैं। डी ग्लूकोज डेक्सट्रोज प्रकृति में सबसे आम रूप है। पाचन और चयापचय, मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन मुंह में लार एमाइलेज से शुरू होता है और छोटी आंत में पूरा होता है। कोशिका स्तर पर ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र के माध्यम से टूटकर एटीपी उत्पन्न करता है। कृत्रिम मिठास, सैकरिन, एस्पार्टिन और सुक्रालोस ऐसे यौगिक है जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन चीनी से कई गुना अधिक मीठे होते हैं। इनमें कैलोरी 0 के बराबर होता है। अब आपसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन है जो चीनी से ज़्यादा अधिक मीठा है, तो कौन है? सैकरिन और एस्पार्टिन, ठीक है। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, केमिस्ट्री के दृष्टि से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लीवो रोटेटरी ग्लूकोज क्या होते हैं, ठीक है। इसको समझने से इसको हम प्रकाशीय समवायता या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी कहते हैं। देखिए आप मान लीजिए ये आपका एक प्रकाश का स्रोत है, ठीक है। यहाँ से क्या निकल रही? लाइट निकल रही। अब लाइट निकल रही है तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है ना,
ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। मैं यहाँ पे एक निकोल प्रिज्म लेके आया, क्या लेके आया? निकोल प्रिज्म। यहाँ पे लिख देता हूँ निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। अब ये जो निकोल प्रिज्म है ना, इसमें से जब लाइट गुजरेगी, ये जैसे लाइट आई तो यहाँ आने के बाद सारी लाइट सीधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सारी लाइट सीधी हो जाएगी। ठीक है, सारी लाइट सीधी हो गई। इतना यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब जब ये लाइट किसी सॉल्यूशन में जाएगी जिसमें आपके ग्लूकोज भी हो सकता है, फ्रक्टोज भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, अगर वो सॉल्यूशन इस लाइट को राइट की ओर डेविएट कर देंगे तो उसको हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट की ओर रोटेट कर देंगे तो उसको हम कहेंगे लीवो रोटेटरी। बस इतना सा है। और इसको डोनेट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? देखिए, अगर राइट की ओर करेंगे तो डी प्लस, बस हो गया, डी प्लस यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लेफ्ट की ओर करेंगे तो एल माइनस। लेकिन याद रखना है स्मॉल में, ठीक है, कैपिटल में नहीं। क्यों? कैपिटल में क्या होता था? कैपिटल डी का मतलब होता था कि राइट हैंड साइड पे ओ एच ग्रुप होगा, और कैपिटल एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ओ एच ग्रुप होगा। ठीक है, स्मॉल डी का मतलब वो लाइट को राइट हैंड साइड की ओर क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं, और एल का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट कर रहे हैं। बस इतना सा चीज़ है, इसी चीज़ को मैंने लिखा है। साधारण प्रकाश जैसे बल्ब की रोशनी हर दिशा में फैलता है, लेकिन जब इस प्रकाश को एक खास प्रिज्म निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह केवल एक सीधी दिशा में चलने लगता है। इसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश भी या प्लेन पोलराइज लाइट भी कहते हैं। ठीक है, जब इस सीधी चलती हुई रोशनी को ग्लूकोज जैसे किसी केमिकल के घोल से सॉल्यूशन से गुजारा जाता है तो ग्लूकोज के अणु उस रोशनी की दिशा को थोड़ा सा घुमा देते हैं। इस घूमने की दिशा के आधार में इसे दो भागों में बांटा गया है। कौन सा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी। जब ग्लूकोज का घोल उस सीधी आती हुई रोशनी को दाईं ओर राइट हैंड साइड की ओर घुमा देता है तो उसे हम क्लॉकवाइज घुमा देता है तो उसे हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। इसको हम स्मॉल डी या प्लस के साइन से भी दिखाते हैं। प्रकृति में मिलने वाला और हमारे शरीर में पाया जाने वाला जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ठीक है, इसलिए मेडिकल भाषा में ग्लूकोज को डेक्स्ट्रोज भी कहा जाता है। आप ग्लूकॉन डी के पैकेट में भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपको डेक्स्ट्रोज दिखेगा। ठीक है, फिर आता है लीवो रोटेटरी। अगर आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी समझ में आ गया तो ये तो ऑब्वियस चीज़ है कि इसका ही उल्टा आपका क्या है? लीवो रोटेटरी होता है। ठीक है, ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है? लेफ्ट हैंड साइड यानी एंटी क्लॉकवाइज में घुमा देता है। उसके बाद वही बात बताई गई है कैपिटल डी और स्मॉल एल का जो कन्फ्यूजन होता है। कैपिटल डी और कैपिटल एल का मतलब रोशनी घुमाने से नहीं होता, यह सिर्फ अणु के अंदर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बनावट को दर्शाता है कि वह दाईं तरफ है या बाईं तरफ, जबकि छोटा डी और एल रोशनी के घूमने की दिशा को बताते हैं। ठीक है, छोटा डी मैंने बताया ना आपको, छोटा डी और छोटा एल क्या बताते हैं? रोशनी किस दिशा में घूम रही है उसको। तो आपको आप ध्यान रखना है, अगर पेपर में पूछ लिया, पेपर में आपको स्मॉल डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज ऐसे करके बता दिया और पूछ रहा है कि क्या परिवर्तन है, क्या अंतर है इसमें, तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तक। चूँकि प्रकृति में मिलने वाला डी ग्लूकोज बनावट रोशनी को दाईं ओर घुमाता है, इसलिए पॉजिटिव, इसलिए पूरा नाम क्या हो गया इसका? डी प्लस ग्लूकोज। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है। तो आप समझ गए होंगे डी प्लस ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ? डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज। ठीक है, और इसका जो OH ग्रुप होगा कहाँ होगा? राइट हैंड साइड पे होगा। तो आप बीजे एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए एक न्यूज़ ये भी है कि मेरे पास बायोमोलिक्यूल्स के 40 पेज की एक PDF है 12th क्लास की, जो आपको पता होगा केमिस्ट्री में होती है। इंग्लिश मीडियम में है ये, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बच्चों को लिखाया है। यदि आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, और उसमें डिटेल में आप एकदम डिटेल में कोई भी टॉपिक मैंने उसमें मिस नहीं किया है। हार्मोन्स हो या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनते हैं हो, और आपको सुक्रोज कैसे बनता है, माल्टोज कैसे बनता है, इनकी रिएक्शंस क्या होती है, सारी चीज़ें इस PDF में आपको मिल जाएगी। ठीक है, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप क्या कर सकते हैं? फिर आपके लिए एक ही उपाय है कि आप इसकी फ़ोटो खींच सकते हैं, टेलीग्राम से आपको भी PDF मिल जाएगी। आप उसको फिर ChatGPT में जाके हिंदी मीडियम में समझा दो कह सकते हैं, तो वहाँ से आपका क्या हो जाएगा? डिटेल जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कहीं पे कन्फ्यूजन होता है या आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को दोबारा बढ़ाया जाए,
एकदम पार्ट वाइज बताया जाए तो हम वो भी कोशिश करेंगे। वैसे इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं, जो आपके मेन टॉपिक थे वो मैंने क्लियर कर लिए हैं, जैसे कायरल कार्बन क्या होता है, एनोमर्स क्या होते हैं, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी लीवो रोटेटरी क्या होता है, OH ग्रुप को पहचानना, ठीक है। और ये बात की आपका जो CHO ग्रुप होता है और कीटोन ग्रुप होता है, यानी आपका एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो होता है, ठीक है, वो उसको पहचानना कहाँ कहाँ होते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप आपके ग्लूकोज में होते हैं और कीटोन आपके फ्रक्टोज में होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें देखी आज की क्लास में हमने। थोड़ा आपके लिए कन्फ्यूजन हुआ होगा तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से डिटेल में और देख सकते हैं। और यदि फिर भी समझ में नहीं आता तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए ताकि हम भी उसे सुधारें, ठीक है। और PDF चाहिए तो टेलीग्राम में मिल जाएगी, और वहाँ से आप इसको डिटेल में जितना आप गहराई में पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप उत्तराखंड LT साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको और गहराई में पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल में बने रहे। आगे हम YCT के यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उसको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में लेके आएँ ताकि किसी छात्र को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, ठीक है। तो हम चैनल में बने रहे, चैनल में आगे भी वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।